हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1773 टू 1947 है। इसमें हम लोग सबसे पहले आते हैं यूनिट फर्स्ट पर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी डुअल सिस्टम इन बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1764, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 एंड 1853, कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग एंटर करते हैं यूनिट 1। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट। हमारा फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1773 टू 1947 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हम सबको पता है 1600 ईस्वी में। और हमारा सेकंड क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था। जैसा हम सबको पता है कि अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत का सम्राट रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी ने कितने वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी थी? इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रिटेन की महारानी ने केवल 15 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। और सन 1609 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने इसको अनिश्चित काल के लिए करवा लिया था। बट इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर मान्य नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उस पर मूव करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? वो मुंबई था। इनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया था 1687 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जैसा कि हम सबको पता है वॉरेन हेस्टिंग। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला। दीवानी अधिकार का क्या अर्थ है? केवल राजस्व पर अधिकार, केवल नागरिक न्याय पर अधिकार, केवल राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार, या केवल राजस्व और आपराधिक न्याय पर अधिकार? इसका सही आंसर है केवल राजस्व पर अधिकार। पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये द्वैत शासन होता क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि दो प्रकार के मुगल काल में अधिकारी होते थे, एक सूबेदार, एक दीवान। सबसे पहले जानते हैं कि सूबेदार क्या होता है। सूबेदार जो निज़ामत अर्थात पुलिस व कानून व्यवस्था बनाए रखता है। वही दीवान जो होता है राजस्व वसूली अर्थात टैक्स की वसूली करता है, उसे दीवान कहते हैं। तो जो अंग्रेज़ थे अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 26,000 रुपये वार्षिक में मुगल बादशाह शाह आलम से दीवानी कार्य कंपनी ने लिए थे। और जो कार्य थी वो वास्तविक में भारतीयों से करवाती थी, पर वास्तविक शक्ति तो कंपनी ने अपने हाथ में ले रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग? सो हमारा सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। नाइन्थ क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव कब से और कब तक बंगाल का राज्यपाल रहा? जैसा कि हम सबको पता है 1757 से लेकर 60 और फिर 1765 से लेकर 67 तक लॉर्ड क्लाइव बंगाल का राज्यपाल रहा था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? जैसा कि हम सबको पता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी, जो कि 1772 तक रहा था। बंगाल में स्वायत्त शासन कब तक रहा था? बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक रहा। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12th क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के किसी भी काल में यहाँ तक कि मोहम्मद तुगलक के समय भी भारतीय इतिहास की ऐसी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ा जो कि बंगाल के निवासियों को इस द्वैत शासन काल में झेलना पड़ा। ये किसका कथन है? ये कथन है के एम पारिकर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम को दीवानी प्राप्त कर लेने के पश्चात बंगाल में जो शासन व्यवस्था कायम हुई उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हमको पता है कि उसको द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमें पता है कि द्वैत शासन का प्रारंभ 1765 में हुआ था, जो 1772 में ख़त्म हुआ था। इसके बाद में चलते हैं, द्वैत शासन में प्रशासनिक दायित्व किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, नवाब के पास, मुगल सम्राट के पास या इन सभी के पास? तो इसका सही आंसर है नवाब के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन में राजस्व वसूली का दायित्व किसके पास था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जैसा कि हम सबको पता है कि द्वैत शासन में जो नवाब था उसके पास केवल प्रशासनिक दायित्व थे, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करता था। बाकी जैसा राजस्व वसूली का अधिकार था वो सब कंपनी के पास थे, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास लिए रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि
दिया गया है। डैश की संधि के तहत कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी तथा यहीं से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। जैसा कि हम सबको पता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम तथा कंपनी के मध्य हुई थी। वहीं द्वितीय संधि इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? जैसा कि हमें पता है कि द्वैत शासन का वास्तविक जनक लियोपोल्ड कार्टिस को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में किसे सौंपा? इसका सही आंसर है मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने बिहार में दीवानी का भार किसे सौंपा? इसका सही आंसर है सिताब राय। प्रमुख दीवानी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता। अब आते हैं हम बंगाल में द्वैत शासन के कौन से दुष्परिणाम देखने को मिले। सबसे पहले इसका ऑप्शन है ए, पूरे बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। बी, व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ। सी, किसान भयानक गरीबी का शिकार हुए। या तो फिर डी, ये सभी। जैसा कि हमें पता है कि ये सभी बंगाल में द्वैत शासन के प्रारंभ होने के दुष्परिणाम हैं। नेक्स्ट, द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? जैसा कि हम सबको पता है कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसा कि हम सबको पता है कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल का पद प्रस्तावित किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन की आलोचना करते हुए इसे किस इतिहासकार ने खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है? इसका सही आंसर है पर्सिवल स्पीयर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया? इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलिंग एक्ट द्वारा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि गवर्नर जनरल प्रथम था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। 26 क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? जैसा कि हमको पता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई थी, जिसका प्रथम जज लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कितने वर्षों तक चला? इसका सही आंसर है 11 ईयर्स या 11 वर्ष तक, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, काउंसिलर और जज को किसी भी व्यापार भाग में लेने से वंचित कर दिया गया? इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसके तहत जो गिफ्ट्स वगैरह लिए जाते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था, जिससे भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति शुरुआत हुई? इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत भारत से वापसी के कितने वर्ष में कोई व्यक्ति कंपनी के संचालन मंडल का सदस्य बन सकता था? इसका सही आंसर है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के संचालन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर है 4 वर्ष। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रांत का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया? इसका सही आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किनको युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए? इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता नहीं है? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। बी,
भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशक मंडल बनाया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। बिल्कुल सही। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दी। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी विशेषता जो हमारा एक ऑप्शन है वो नहीं है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता नहीं है? ए, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये बिल्कुल ठीक है। पहली बार अंग्रेजों ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। ये भी बिल्कुल ठीक है। 1773 के नियामक अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। ये गलत है क्योंकि हमको पता है कि न्यायालय स्थापित हुआ था पर वो मद्रास नहीं कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषता नहीं है? ए, यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नया निकाय नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया है। इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश कब्जे के नागरिक और सैन्य सरकार और राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। ये गलत है। तो इसमें से जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन डी। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? ऑप्शन नंबर ए, पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा गया। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। ये भी बिल्कुल ठीक है। सी, यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम था। ये गलत है क्योंकि इससे पहले एक्ट आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 ईस्वी में कौन सा विधेयक लाया गया था जो पारित नहीं हो सका? इसका सही आंसर है डंडास अधिनियम। यह 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए था पर डंडास का विरोधी दल में होने के कारण प्रस्तावित होने के बाद वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से डंडास अधिनियम के बाद कौन सा विधेयक लाया गया था जो पारित नहीं हो सका? इसका सही आंसर है फॉक्स का भारतीय विधेयक जो कि 1783 में पारित किया गया था बट यह अधिनियम पारित नहीं हो पाया था। यह पहला हुआ अंतिम अवसर था जब कोई ब्रिटिश सरकार भारतीय मामले पर गिर गई। जैसा कि हमें पता है कि इसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी तत्कालीन वो गिर गई थी तथा इसके बाद में नए प्रधानमंत्री, इनका नाम था यंग पिट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश स्वामित्व के दावे का पहला भारतीय दस्तावेज था? जैसा कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में स्थित ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी का दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा भारत में स्थित ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी का जो दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ उसमें निर्णय लेने का अधिकार किसे सौंपा गया? इसका सही आंसर है ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के शासक को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक दायित्वों को किसको सौंपा गया था? इसका सही आंसर है 6 सदस्यीय निर्णायक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके कितनी कर दी गई थी? इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को भी व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था? इसका भी सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 के बावजूद कंपनी कहाँ किस देश से चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा? इसका सही आंसर है चीन। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी को अगले कितने वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण मंडल की अक्सीजर तथा निर्देशन की शक्ति को स्पष्ट करते हुए उसका विस्तार किया गया? इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुज्ञा यानी कि अनुमति दी गई? इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 के बाद ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर कंपनी को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया? इसका सही आंसर है 1814 में। क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके उसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया है? इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। जैसा कि हमें याद है कि 1813 में इसका एकाधिकार समाप्त किया गया था, परंतु चाय के साथ इसका व्यापार बना रहा था, चाय का व्यापार चीन के साथ, पर यहाँ पर इसका सर्वाधिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासकों को की ओर से भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व के प्रबंध का दायित्व कंपनी को सौंपा गया? इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया? इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 के फलस्वरूप भारत से किस वर्ष दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? इसका सही आंसर है 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता नहीं है? पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेंडिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये भी बिल्कुल ठीक है। अधिनियम ने मुंबई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। ये गलत है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की विशेष विधायी शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये बिल्कुल ठीक है। अर्थात इसमें जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, अर्थात विशेषता नहीं है, वो है अधिनियम ने मुंबई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया था? इसका सही आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो।